तो रीसेल होता है, दो या तीन टाइप के होते हैं। एक है रीसेल, कोरा फ्लैट है, नॉट लिव्ड इन, इन्वेस्टर ने लिया था, फ्लैट को ताला मार के बंद रखा था, सिर्फ एस्टेट एजेंट्स आते हैं, फ्लैट दिखाते हैं, आप देख लो भाई। फिर दूसरी बात है कि इन्वेस्टर ने प्रॉपर्टी लिया हुआ है लेकिन उसने रेंट पे दिया हुआ है। तो आप जब घर में एंट्री मारोगे तो देखोगे कि टेनेंट ने अपने सब सामान फैला के रखे हैं। हो सकता है कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ या उसके बच्चे वाली वाइफ, तो आपको थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील होगा आने जाने में, देखने में। या फिर बैचलर्स हैं, 2-3 बैचलर्स रह रहे हैं, तो भाई बैचलर्स जिस तरह से रहते हैं आप समझ सकते हो कि अपने कच्चे जांगिया टॉवल्स वगैरह लटका देते हैं। तो आपको यानी इट इज अ बैड वे ऑफ डिस्प्लेइंग अ फ्लैट। तो आपके दिमाग में ऐसे सोचना पड़ेगा कि ये सब न हो तो फ्लैट कैसे लग रहा है। थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन आपको वो विजुअलाइज करना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि एक्चुअल यूजर या इन्वेस्टर खुद आके रह रहा है, उस घर में रह रहा है, लेकिन वो कहता है मैं बेचना चाहता हूं। उसने फर्निश किया होगा, हो सकता है वो आपके टेस्ट के हिसाब से उसका फर्निशिंग, फिटिंग, लाइट फिक्सचर सब किया हुआ है। और हो सकता है कि क्योंकि उसने फिटिंग किया हुआ है वो अब कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहते हैं। वो कहते हैं मैंने ये ग्रेनाइट फ्लोरिंग लगवाया, इटालियन मार्बल लगवाया, जो भी है, डोर फ्रेम्स मैंने ग्रेनाइट के करवाए, अच्छे क्वालिटी में फॉल सीलिंग करवाया, तो वो ये इस तरह से कहेगा मुझे एक्स्ट्रा पैसे दो। ये फ्लैट है, ये फ्लैट को आप इंस्पेक्ट करोगे, देखोगे कि ये मेरे लिए उचित है या नहीं। हर एक दीवार को हाथ लगा के देखोगे, आप पूरे फ्लैट में घूमोगे, वो बाथरूम के अंदर, बाथरूम के बाहर, हर जगह एक बार हाथ घुमा लो ऑन द फ्लैट, तो ऑन द वॉल्स। तो वॉल्स पर हाथ घुमाने का मतलब क्या है, क्यों घुमाते हो? हाथ घुमा के देखना है नंबर 1 कि इसके अंदर कहीं लीकेज सीपेज ना हो। लीकेज सीपेज होगा तो आपके हाथ को ठंडा लगेगा, शायद थोड़ा गीला लगेगा। वॉल्स के टेम्परेचर्स को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये, या पता चलना चाहिए, आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आपको पता चले कि कहीं लीकेज सीपेज ना हो। लीकेज सीपेज आप ये पेंट में भी देख सकते हो कि पेंट में बबल्स अगर निकले हुए हैं तो इसका मतलब कि उस तरफ से पानी आ रहा है दीवार के अंदर। तो ये टाइप के कुछ साइंस होते हैं। अब अगर लीकेज सीपेज का प्रॉब्लम होता है तो आपको ये भी देखना है क्या ये सीजनल है, क्या ये बारिश की वजह से आई हुई पानी है, या फिर कहीं ऐसा है कि ऊपर वाले के इसमें से, बाथरूम में से या टॉयलेट में से या फिर टेरेस टैंक से पानी उतर रहा है बिल्डिंग के अंदर। अगर बिल्डिंग के अंदर पानी उतर रहा है और सोसाइटी ने एक्शन नहीं लिया है तो ये जो पानी है ये आरसीसी यानी आपकी जो बिल्डिंग है उसके स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कहां से है, तो आरसीसी मेंबर से है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के अंदर है स्टील रीबार्स को अगर पानी लगता है तो जंग खाएगा। वो अगर जंग खाएगा और डीलैमिनेट हो जाता है, यानी आरसीसी के जो स्टील रीबार है, रीबार को सीमेंट कंक्रीट अगर छोड़ देता है थोड़ा सा भी, तो फिर वो डीलैमिनेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होके रस्टिंग भी होगा, पानी भी जाएगा, पानी वो रस्ट पानी को खींच लेता है, रस्ट एक्सपांड होता है, सीमेंट को क्रैक करेगा और आपकी जो बिल्डिंग है उसकी लाइफ बहुत कम हो जाएगी। बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, 10-15 साल में आपके बिल्डिंग का लाइफ खत्म कर देगा। तो ये बात आपको एक ध्यान रखना चाहिए। कुछ भी नहीं तो अगर आप लीकेज सीपेज है, सीवियर अगर नहीं है, थोड़ा सा मार्जिनल है, आप चला सकते हो, आप वाटर प्रूफिंग करवा सकते हो, उसके सोर्स को निकलवा सकते हो, किसी आर्किटेक्ट को बुला के या किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर को बुलाकर आप दिखा सकते हो कि यहाँ लीकेज कहां से हो रहा है, कहां से आ रहा है और उसको कैसे, उसका सोल्यूशन क्या है। तो इस तरह से उसके रेमेडीज हैं, लेकिन रेमेडीज करने में खर्चा होने वाला है, ये याद रखिए। और अगर सोसाइटीज को रेमेडी करना है, सोसाइटी के फंड में से होना है, जैसे कि टेरेस, तो टेरेस टैंक से अगर लीकेज या सीपेज है तो टेरेस का काम करवाना सोसाइटी का काम होगा, सोसाइटी खर्चा करेगा। लेकिन अगर सोसाइटी ने खर्चा नहीं किया तो आपके पास राइट नहीं है कि आप टेरेस का काम करवाओ अपने पैसे से। अगर आप ये भी कह दो कि नहीं मैं अपने पैसों से कर दूंगा,
तो सोसाइटी कहेगी नहीं, हम आपको हाथ नहीं लगाने देंगे। तो ये एक आपके लिए एक इनकन्वीनियंस हो सकता है। और कई सारे ऐसे फ्लैट्स देखे जाते हैं जहां पानी टपकता ही नहीं है, यानी लिटरली ट्र करके एक धार में आ जाता है। कभी कभी सीजनल फीचर होता है, कभी कभी नॉट सीजनल भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन दीवार पे हाथ घुमाने को मत भूलिए। दूसरी बात है दोस्तों, दीवार को एक बार धम 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 ठोकिए थोड़ा। वो ठोकने का कारण ये है, स्पेशली इंटरनल वॉल्स किस चीज के बने हुए हैं ये जान लेना जरूरी है। जिप्सम बोर्ड के अगर इंटरनल वॉल्स है तो मैं तो कहता हूं कि इट इज नॉट अ गुड फीचर। इट इज नॉट अ गुड फीचर क्यों? क्योंकि आप दीवार पे कुछ भी नहीं लटका सकते हो, एक कबर्ड को सपोर्ट नहीं कर सकते हो। दोस्तों मेरे पीछे ये सारे कबर्ड्स देख रहे हो, ये सारे कबर्ड्स जो भी देख रहे हो किचन के, वो सारे दीवार से लगे हुए हैं और दीवार से सपोर्टेड है। अब दीवार में सपोर्ट लेने के लिए, और ये शेल्फ भी देख रहे हो, उस दीवार में सपोर्टेड है। दीवार में कैसे सपोर्टेड है? तो अगर वो आरसीसी है, स्ट्रांग वर्क है, तो वो वेट ले सकता है। उसके ऊपर लोड बेयरिंग आप सामान का लोड, कबर्ड्स का लोड सब डाल सकते हो, सही तरह से उसको फिट कर सकते हो। लेकिन अगर वो हॉलो ब्रिक का वॉल है, फॉर एग्जाम्पल, जिप्सम बोर्ड तो फिर सपोर्ट करेगा ही नहीं, लेकिन हॉलो ब्रिक वॉल है, तो जो फ्लाई ऐश के बने हुए होते हैं, तो वो उसको आप अगर बजाओगे तो वाइब्रेट करेगा, ढम 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 ढम, पूरा वॉल वाइब्रेट करता है, दुम 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 दुम। आप सुनोगे, आपको पता चलेगा। पता लगाइए ये दीवार किस चीज का है। उसके अंदर आप अगर खिल्ली भी ठोकोगे तो हो सकता है कि वो टूट जाएगा, वो वॉल टूट जाएगा, वो ब्रिक टूट जाएगा। तो आप उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ नहीं है। तो आइडियल ये होगा कि आरसीसी के वॉल सबसे ज्यादा हो। एकाध वॉल अगर है ये हॉलो ब्रिक्स का तो चला ले सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको सोचना है। लेकिन मैं तो कहूंगा यू शुड बाई मोर हाउस पर हाउस, यानी एक घर लेते हो तो उस घर में बने उतनी ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए आपको। आपका ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार मैंने यहां पे काम चला लिया, जरूरत पड़े तो वो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंशियल प्राइस डिफरेंस है तो आप शायद हो सकता है कि आप कॉम्प्रोमाइज भी कर लोगे कि ठीक है यार 15 लाख कम है तो चलो यार हॉलो ब्रिक वॉल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सोच सकते हो, एक ट्रेड ऑफ है। दूसरी बात, थोड़ा सा मैं ओल्ड फैशन एक ख्याल आपके सामने रख रहा हूं। मालिए, एटिक्स अगर हैं किसी घर में तो आपको एक स्टोरेज फैसिलिटी मिलती है। कई सारे घर में ऐसे एटिक्स होते हैं, बाथरूम के ऊपर, किचन में भी होते हैं, एक सीमेंट का स्लैब होता है। अब वो एटिक का होना, मालिए का होना या न होना क्या फर्क बनाएगा? तो फर्क ये है दोस्तों कि आपके कई सारे जो सामान हैं, सूटकेसेस है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज की चीजें हैं जो आपको रोज नहीं जरूरी पड़ते हैं, उनके लिए आप कबर्ड जैसे एक्टिव स्पेसेस को न रोकें और एटिक, मालिए जैसी चीजें, नॉट सो एक्टिव स्पेस ऊपर है, वहां पे आप डाल सकते हो। तो डाल के रखने के लिए एक हैंडी जगह है। हालांकि वो कारपेट एरिया में नहीं गिना जाएगा, लेकिन इट इज ऑलमोस्ट लाइक हैविंग एक्स्ट्रा कारपेट एरिया। ये टाइप के फ्लैट्स को थोड़ा सा प्रेफरेंस देना चाहिए जहां पे मालिए हैं, एटिक्स हैं। ब्रोकर्स के साथ आप अगर जाओगे, घूमोगे और दिन में अगर उनको समझो 1000, 1500 जो भी है, आप यथा उचित आपके एरिया के हिसाब से, आपके स्तर के हिसाब के, इकोनॉमिक लेवल के हिसाब से आप अगर दे दोगे एक ब्रोकर को, तो वो ब्रोकर के पास लिक्विडिटी कम रहता है, इसलिए वो ब्रोकर आपको घर दिखाएगा। और अगर आप एक वीकेंड में 3, 4, 5, 6 फ्लैट्स देख कर आओगे जो आपके मोर और लेस बजट के पास है या थोड़े बजट से ऊपर है, थोड़े मतलब 5 लाख, 10 लाख, इवन 15 लाख, आप बजट से थोड़ा ऊपर का फ्लैट देखो। आपको एक नोटबुक लेना है, नोटबुक में लिखना है, एड्रेसेस लिखने हैं, ओनर का नाम लिखना है, उसके रिमार्क्स लिखने हैं, वो ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, धूप
घर के अंदर सुबह को आता है, शाम को आता है या नहीं आता है, सामने पेड़ पड़ते हैं या सामने पर्वत पड़ता है या सामने स्लम्स पड़ते हैं, आपकी खिड़की में से व्यूज क्या है, सारे आप एक बार लिख लीजिए। नॉइस लेवल्स क्या है, विंड यानी एरी जगह है, विंड आ रहा है नहीं आ रहा है, ऑफ कोर्स इट विल डिपेंड किस दिन आप जाते हो, किस समय आप जाते हो दिन में, लेकिन फिर भी आपके जो भी ऑब्जर्वेशंस है वो लिख दीजिए एक नोटबुक में। तो ऐसे आपके समझो 25 या 30 या 50 फ्लैट्स का लिस्ट बन गया। अब ये लिस्ट आपके पास है, ये लिस्ट में से आपको शॉर्ट लिस्ट करना है। किसी दिन आपको कहना है कि भाई मेरा सर्च अब खत्म होता है, अब मैं शॉर्ट लिस्ट करूंगा। तो आपके अगर 50 फ्लैट्स आपने देखे हैं तो हो सकता है कि आप उनमें से 2 या 3 को शॉर्ट लिस्ट करो। एक का शॉर्ट लिस्ट मत करो, हमेशा 2 या 3 रखो। और अगर आपका एक ही का शॉर्ट लिस्ट बनता है तो और थोड़ा देखिए ताकि आपके पास शॉर्ट लिस्ट हो 2 या 3 का। तो 2 या 3 अगर एक बार आपको आ जाते हैं शॉर्ट लिस्ट में, अब उसमें हमेशा थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, आई प्रेफर दिस मोर, तो नंबर 1 ऑन द शॉर्ट लिस्ट है। आई प्रेफर दिस बिट लेस, मेरे प्रेफरेंस में या मेरी वाइफ के प्रेफरेंस में ये थोड़ा कम ये लेवल पे आता है। डैड को ये घर ज्यादा पसंद है, वो घर कम पसंद है, बिकॉज व्हाट इज द रीजन, वास्तु रीजन या जैसे भी हो। आपको क्या पसंद है, बिकॉज इकोनॉमी रीजन। तो आप सारे रिमार्क्स में लिखिए, डैड को ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, वाइफ को पसंद है, जो क्यों पसंद है, ये सब आप लिखिए। एक बार आप लिखोगे और सामने रख के डिसीजन लेने के लिए आपको इजी पड़ेगा। फिर आपको नेगोशिएट करना है, उसका जो कोटेड प्राइस है वो भी लिख दीजिए। आप इन्वेस्टर से मिले थे या नहीं वो भी लिख दीजिए। चलिए मान के चलते हैं कि 3 इन्वेस्टर्स हैं और आप तीनों इन्वेस्टर से मिल चुके हो। अब तीनों इन्वेस्टर से मिले हो तो आप नेगोशिएट करना शुरू करो। आपके पास अगर 2 या 3 फ्लैट्स हैं नेगोशिएट करने के लिए, तो आपके पास बार्गेनिंग एडवांटेज है, क्योंकि आपके मन में हमेशा एक वीकनेस नहीं रहेगा कि अरे यार ये फ्लैट अगर चली गई तो मेरे पास अब कुछ नहीं है। आपके मन में हमेशा ये रहेगा कि यार चलो यार ये फ्लैट चली भी गई तो ठीक है, दूसरे 2 फ्लैट्स तो हैं, उनमें से एक मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। तो वो उनका अवेलेबिलिटी होना आपको स्ट्रांग बनाएगा, और स्ट्रांग होना जरूरी है अगर आप नेगोशिएट करते हो। ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स भी शायद ऐसे करते हैं, ब्रोकर्स तो करते ही करते हैं कि आपको वीक बनाते हैं। वो आपके साथ साइकोलॉजी खेलते हैं। वो कहते हैं सर आज शाम को कोई आके देखने वाला है और हो सकता है कि इस फ्लैट का टोकन हो जाएगा, इसीलिए अगर आपको ये घर बहुत पसंद है तो आप पे कर दीजिए, आप टोकन कर दीजिए पहले। ये टाइप के प्रेशर टैक्टिक्स में आप बिल्कुल ना आना, क्योंकि एक फ्लैट अगर बिक जाता है तो दूसरा फ्लैट आ भी जाएगा आपके रेंज के अंदर। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हमेशा बदलाव आते रहता है। तो आपको वो प्रेशर टैक्टिक में नहीं आना है और आपको कहना है ठीक है भाई, लेकिन मैं अपने पैरामीटर्स को के अंदर ही मैं डिसीजन लूंगा। तो इस तरह से आप नेगोशिएशन करके, बार्गेनिंग करके ले सकते हो। अब अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि बार्गेनिंग किस तरीके से किया जा सकता है, किन तरीकों से किया जा सकता है।